जानी का था, तुम्हें बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सास का है, तुम्हारे बच्चे हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। मैं एकदम शॉक हो गई कि मतलब अभी तक जो सास देवरानियों और नंदे जिठानी सास और नंदे मुझे ये बोल रही थी कि इसको बच्चा नहीं हो रहा तो मुझे घर से निकाल दो, आज वो मुझे घर में ये बिठा के बोल रही हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, और जिठानी बोलती मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जबकि दोनों के पति जिंदा थे। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। ये मेरी आप बीती का सेकंड पार्ट है, सेकंड ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग आपने देख लिया होगा, उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि मैं मनाली में थी और मुझे अपने हस्बैंड के फर्स्ट अफेयर के बारे में पता चला था उस टाइम पे। ये चीज़ एक औरत अच्छे से समझ सकती है मेरा दुख, कि जो है अगर नई नई शादी में, नई शादी हो या पुरानी शादी हो, बट अगर किसी को ये पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है मेरे हस्बैंड का या मेरे पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर है, और आपका पार्टनर जो भी है, मतलब आपको अगर वो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो उसे मेरी मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन से टॉर्चर से उस टाइम पे गुजर रही थी। 3 महीने मैं अपनी फैमिली से दूर थी, मतलब कुल्लू में थी, तो वहाँ पे सिर्फ मतलब मैं 3 महीने मेरा रो रो के कट रहा था ज़्यादातर टाइम। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी मैं रवि का फेस देखती ना तो मुझे उनका धोखा याद आता था कि ये किसी और के साथ है। और रवि वो 3 महीने में मुझे सिर्फ ये यकीन दिला रहे थे कि नहीं, जो था शादी के पहले का था, अभी कुछ भी नहीं, तभी मैंने तुमसे शादी की है। एक मन, ऐसे में ना औरतों का दिल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहता है विश्वास करो, दूसरा कहता है विश्वास ना करो। यही चीज़ कश्मकश मेरे साथ भी चल रही थी। दिमाग कह रहा था कि नहीं, विश्वास नहीं करना चाहिए, इंसान से धोखा मिला है, नई नई शादी में अगर धोखा मिल जाता है इस तरीके में तो फिर ट्रस्ट करने की बात ही ख़त्म हो जाती। जहाँ पे विश्वास का पौधा उगना स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे ही किसी ने रौंद दिया हो, वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। 3 महीने बीते, 3 महीने बाद मैं अपने घर आई। थोड़ा थोड़ा ये लगा कि नहीं, शायद मतलब रवि भी उस टाइम पे मुझे विश्वास दिलाने में लगे थे, तो वो थोड़ा सा ठीक से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। बट रवि का गुस्सा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। गुस्सा बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें तोड़ देना, अगर कंघा है तो उसको 2 या 3 पार्ट में तोड़ देना। टावल है, अगर रविशंकर को गुस्सा आया तो वो पूरी टावल फाड़ के चिथड़े कर देते थे, ऐसे करते थे। अगर गुस्से हैं तो कहो खाने की थाली तुम्हारे मुंह पे दे मारे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, सबके अपनी फैमिली में वो सबके साथ ऐसे ही करते बिहेव करते थे। और रविशंकर कमाते थे, इस वजह से उनकी फैमिली कुछ बोलती भी नहीं थी कि नहीं, अगर मतलब कमाऊ भूत को कोई कुछ नहीं बोलता जल्दी, वो उसका गलत भी सही ही होता है। सेम यही चीज़ें मेरे यहाँ भी हो रही थी। मैं कुल्लू से वापस आई, फिर कुछ दिनों बाद मेरे को मायके चली गई मैं। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के स्पेस मिला अपनी फैमिली के साथ। फिर भी मैं ये सारी बातें किसी से नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर किया, तो उसने यही बोला कि कोई बात नहीं, अगर रवि ये बोल रहे हैं कि उनका शादी के पहले का था तो कोई बात नहीं, शादी के बाद अगर इंसान ठीक से रहता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अभी तो वो तुम्हारे साथ ठीक से रह रहा है ना, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। मैंने भी विश्वास कर लिया और एक अच्छी ज़िंदगी के सपने देखने लगी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फौजी हैं, कि फौजी हैं, चलो एक चांस और दे देते हैं।
इंसान कहता नहीं है, जब इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सोचता है और वो चीज़ उसे मिल जाती है ना, तो किसी भी स्थिति में वो इंसान उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। बस यही चीज़ मेरे और मेरी शादी के भी साथ हो रहा था। मैंने गलती माफ़ कर दी रविशंकर की। कुछ धीरे धीरे टाइम भी था। शादी में ससुराल में यही होता था कि रविशंकर अगर 3 महीने की छुट्टी साल में आते थे तो मुझे रहने को नहीं मिलता था उनके साथ। मतलब 10 दिन 15 दिन, और उसमें भी डेली के झगड़े, डेली के झगड़े, सास के ताने, नंद के ताने, और जिठानी के अलग ही नाटक अपने स्टार्ट हैं। फिर धीमे धीमे साल बीतने को आया। मेरी एक नंद की शादी लग गई, कंचन देवी, रघुनाथगंज में हुई है, जिनके हस्बैंड का नाम है दिनेश। मतलब नौबस्ता रघुनाथगंज के रहने वाले हैं वो। शादी तय हुई, शादी का दिन आया। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड रविशंकर से बोला कि इस को, मतलब शानू को, जा करके इसके मायके छोड़ के आओ। मैंने कहा शादी का घर है, मैं क्यों चली जाऊँ अपने मायके। तो मेरी सास इसमें झगड़ा करने लगी। मतलब शादी के वही तेल मैन स्टार्ट होने वाला होता है ना, उसके पहले ही, रिश्तेदार आने के पहले ही। तो बोली नहीं, तुम इसको छोड़ के आओ, क्योंकि इसके खाने का खर्चा लगता है। मतलब मैं खाती हूँ तो मेरा खर्चा लगता है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, शादी का घर है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट बार, साल भर में पहली बार जवाब दिया। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा ठीक है, अगर तुम अपनी माँ के कहने से अगर तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो तो ठीक है। रैवली से लालगंज के बीच में, पर्वत खेड़ा से रैवली के बीच में लालगंज थाना पड़ता है। मैं वहाँ पे पुलिस कंप्लेन कर दूँगी। और फिर तुमको शादी करनी है अपनी बहन की, तुम थाने में बैठ के बारात बुलाना, क्योंकि तुम मुझे ऐसे घर से भेज नहीं सकते। मैं लीगल वाइफ हूँ। ये जब मैंने बोल दिया तो ससुराल वालों को भी ये हो गया, वो चुप हो गए कि ऐसा ना हो कि थाना पुलिस होना स्टार्ट हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाए। शादी हो गई। शादी के बाद झगड़े स्टार्ट, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने कहा कर ले, कितना, कोई बात नहीं है। मैंने अपनी मम्मी से भी 1-2 बार ये चीज़ बोली कि मम्मी मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी ने यही बोला, बेटी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है और एक बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि सास भी बोलती है कि बच्चा नहीं है, इसको छोड़ दो। और माँ ने भी ये जब बोल दिया ना कि एक बच्चा हो जाएगा ना तो रविशंकर का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे से लोग प्यार करते हैं, और तुम्हारी सास का भी मुंह बंद हो जाएगा। जो समाज के लोग भी मुझे बोलने लगे थे धीमे धीमे, क्योंकि मेरी सास सबसे बोलती थी इनको बच्चा नहीं होगा, इनको बच्चा नहीं होगा। तो मैंने कहा उनका भी, मतलब जो हर तरफ से मुझे टॉर्चर मिल रहा था, मेरे को ये लगा कि शायद एक बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं रविशंकर की पोस्टिंग भटिंडा हो गई। मैं वहाँ पे गई। उस टाइम में मेरे पेट में थोड़ा सा, मतलब हल्का हल्का दर्द भी होता था। तो मैं एमएच जब गई भटिंडा में, तो वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो एमएच में ये होता है कि धीमे धीमे प्रोसेस होता है। मतलब इकट्ठा आपको दवाई देके नहीं ठीक करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको मेडिसिन दी जाती है। कोई भी हो, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। जब वहाँ पे मेरा पेट दर्द का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके सिर्फ मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा सर मेरे को पेट दर्द नहीं ठीक हो, मुझे एक बच्चा हो जाए, तो उसके लिए आप मेरे को ट्रीटमेंट चला दो। मैंने उनसे एकदम, मतलब साफ शब्दों में बोला कि मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए। उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मैं बठिंडा में 10 महीने रही, और 10-11 महीने रही। लास्ट के मंथ में मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब तक प्रेगनेंसी नहीं थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही मैं कंसीव हुई, घर में खाने तक के पैसे नहीं। एक फौजी की नौकरी के बाद घर में राशन लाने का भी पैसा ना हो, बहुत बड़ी बात है। और जब आप प्रेग्नेंट हो ना, तो जो लेडी से प्रेग्नेंट होती है ना, तो उन्हें पता होता है कि नहीं, कि उस टाइम पे शरीर में कैसे चेंजेस होते हैं, और माइंड में क्या चला करता है, और भूख का भी क्या होता है। कुछ लेडीज़ों को भूख नहीं लगती, कुछ लेडीज़ों को भूख लगती है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब वॉमिट वगैरह कोई भी, मतलब ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। बस मुझे नॉर्मल से भूख ज़्यादा लगती थी। मतलब हर 1-1.5 घंटे में मुझे प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए होता था।
और उस टाइम पे आपके पास अगर सूखे चावल हों सिर्फ, और कुछ भी नहीं, सिर्फ सूखे चावल रहते थे, तो उनको मैं बॉईल करके उसको तड़का मार के उसको खा लेती थी। पर एक टाइम के बाद ये होता था ना कि मतलब आप कितना खा सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, एक दिन, दो दिन, क्योंकि सब्जी लाने के भी पैसे नहीं थे, और भी कुछ लाने के लिए पैसे नहीं थे, आटा लाने के लिए पैसे नहीं थे। अब आपको लग रहा होगा कि एक फौजी की नौकरी के बाद राशन लाने के पैसे क्यों नहीं बचते। वो इसलिए नहीं बच रहे थे क्योंकि रविशंकर को घर में देना था। रविशंकर की भाभी घर में है, रविशंकर की बहन की शादी रविशंकर ने की है, तो वो दोनों बहनों की ससुराल का खर्चा प्लस रवि की भाभी के खर्चे, मम्मी के खर्चे, और एक रविशंकर की पेमेंट से कितना होगा। तो रविशंकर प्रेग्नेंट वाइफ को खाना देने से बेटर था कि वो अपनी बहन को खर्चा जो है पहुंचाए। ये हो रहा था। इस पे भी जब घर वालों को ये हुआ ना, लेके गया, साथ में रह रहा है, एक टाइम ये आया कि मेरे यहाँ लाइट बिल पे करने के पैसे तक नहीं थे। मुझे मकान मालिक से, हम सिविल में रह रहे थे क्योंकि रवि की एज नहीं पूरी थी उस टाइम पे, तो जिनकी एज नहीं पूरी होती उनको अंदर क्वार्टर बहुत कम ही मिलता है, तो हमें भी कुछ महीने बाहर रहना पड़ा। उस टाइम पे बिजली का बिल पे करने के लिए उस महीने हमारे पास पैसे नहीं थे। मकान मालिक से मैंने बोला, मैंने कहा नेक्स्ट मंथ हम आपको दे देंगे, आप इस महीने प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, या फिर आप ये कर लीजिए, हम जो किराए के पैसे हैं आप वो ले लीजिए, वो बिजली के बिल में आप यूज़ कर लीजिए, और अगले महीने हम आपको तीनों चीज़ का पैसा दे देंगे, मतलब 2 महीने में रूम रेंट का प्लस बिजली के बिल का। अगर मैं उनसे भी मैंने यही बोला, मैंने कहा कि, तो उनको भी यही लगा कि ये झूठ बोल रही है। ये सरकारी नौकरी के बाद अगर उसके पास जो है 3,000 4,000 रुपये नहीं है अकाउंट में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर रियलिटी यही थी कि रवि के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे अपने घर भेज दिए थे, खाने तक का नहीं रखा था। मैं भी परेशान हो गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। वो चावल मुझे अटक जाते थे गले में खाने में, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मतलब एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, फिर मेरे को रोना आता था। कैसे कैसे दिन बीते, 2 ढाई महीने बीतते मेरी प्रेगनेंसी के, उसके बाद मैं घर आ गई, मेरे को छोड़ आए। मैंने रवि से ही बोला, मैंने कहा अगर यही चीज़ चल रही है तो एक्चुअली ये करो कि भाई घर छोड़ दो मेरे को। रविशंकर की पोस्टिंग भी आने वाली थी, रवि ने मेरे को घर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो, उन सब चीज़ों से तो मुझे छुटकारा मिला। मैं ससुराल आ गई। ससुराल आई तो रविशंकर के पास बहुत पैसे हो गए थे, जिस रविशंकर के पास वहाँ खाने तक के पैसे नहीं थे। बहनों के लिए कैंटीन का सामान, कि वो जाएंगी तो अपने ससुराल लेके जाएंगी, भाभी के लिए, बच्चों के लिए कैंटीन का सामान, घर का तो छोड़ ही दीजिए, मतलब दोनों बहनों के ससुराल में भी जाना है, प्लस भाभी के यहाँ जाना है। भाभी की एक बहन थी अनीता, उनसे भी काफ़ी जो है इनका जो है वो था, उनके भी यहाँ जाना था। अनीता की शादी रविशंकर से होने वाली थी, किसी कारणवश नहीं हुई। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती थी, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, उनके बारे में भी मेरे को पूरी स्टोरी पता है, बट मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहती कि दोनों का क्या था। तो उनके बच्चों तक का जो है रविशंकर के पैसे से सामान जा रहा था। वो टाइम भी था, मैं घर आई, वो पंजाब भटिंडा से जब घर आई, तो मेरी नंद और सॉरी मेरी जिठानी और मेरी सास, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2.5 महीने की। वो जब मैं उनके पास बैठी, मैंने सोचा कि फैमिली अपनी बता देती हूँ कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि फैमिली में अगर किसी को पता चलता है ना कि नहीं हमारी बहू प्रेग्नेंट है, हमारी देवरानी प्रेग्नेंट है, हमारी भाभी प्रेग्नेंट है, तो मतलब फैमिली में एक अलग ही वो हो जाता है कि नहीं, खुश हो जाते हैं बहुत से लोग। मैं जैसे ही बताने जा रही थी, मेरी जिठानी ने मुझसे बोला, तुम्हें बच्चे नहीं होने चाहिए। मेरी जिठानी और सास की ये वर्ड थे, तुम्हें बच्चे नहीं होने चाहिए। जिठानी का था, तुम्हें बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सास का है, तुम्हारे बच्चे हो गए तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? मैं एकदम शॉक हो गई कि मतलब अभी तक जो सास देवरानियों और नंदे जिठानी सास और नंदे मुझे ये बोल रही थी कि इसको बच्चा नहीं हो रहा तो मुझे घर से निकाल दो, आज वो मुझे घर में ये बिठा के बोल रही हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, और जिठानी बोलती मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जबकि दोनों के पति जिंदा थे। मैं कुछ नहीं बोली उस टाइम पे। मुझे थोड़ा सा अंदर से वो हुआ ना कि अगर मैंने बोल दिया तो ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। डर समझो, कुछ भी समझो, एक औरत का अपने बच्चे के लिए मैंने नहीं बोला। 2-3 दिन बाद मैं अपने मायके चली गई। फिर मेरी डिलीवरी वहीं पे हुई। मेरे ससुराल से कोई नहीं आया देखने के लिए। और जब मेरी डिलीवरी हुई और जब सबको पता चला ना कि मेरे को बेटा हुआ है, तो मेरे यहाँ मातम छा गया। ऐसा लगा किसी की डेथ हो गई। जब मैं फर्स्ट बार अपने बच्चे को ससुराल लेके आई तो मेरी सास छाती पीट पीट के रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़का नहीं लेके आ रही हूँ, हॉस्पिटल से किसी की बॉडी आई है, उसको ज़मीन में लिटा करके जैसे एक लाश को चद्दर बिछा के लिटा दिया जाता है और लोग उसके अगल बगल बैठ के रोते हैं, वैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके गई थी, वो 1.25 महीना का भी पूरा नहीं था, और उसको मेरी सास जिस तावल में मैं लेके गई थी उसी तावल में ज़मीन में लिटा करके वो छाती ऐसे ऐसे पीट पीट के रो रही थी। तो मैंने जल्दी से अपने बच्चे को उठा लिया। मैंने कहा ये चीज़ क्या है कि मतलब मैं बच्चा लेके आई हूँ तो खुशियाँ नहीं मना रहे, कोई बात नहीं, बट इतना दुख किस चीज़ का है? मेरी जेठानी का अलग ही मुंह फूला है, वो लड़ाई कर रही हैं, मतलब जो कलेश मचाना। और रविशंकर फौज की नौकरी करने के बाद भी मैं बताऊं, मेरे बच्चे का निकासन, मेरी डिलीवरी मेरे मायके में हुई, निकासन छठी मेरे मायके में हुआ विधि विधान से। उसके बाद मूड शांति, ग्रह शांति की पूजा। मेरे पापा ने पूछा कि आप अपने यहाँ कराएंगे, तो मेरे ससुर ने बोला नहीं, आप अपने यहाँ करा लो, क्योंकि उनके यहाँ ससुराल में होता तो पैसे खर्चा होते। उस टाइम पे काफ़ी पैसा खर्चा हुआ था, मतलब मेरे मायके के तो लोग थे ही, मेरे ससुराल के ज़्यादातर रिश्तेदार वहाँ गए थे, रविशंकर के दोस्त तक गए थे वहाँ पे। एक फौजी होने के बाद भी वो अपने बच्चे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे थे। डिलीवरी हो गई, सारी पूजाएं हो गई, सारा कुछ हो गया, लेन देन सारा कुछ हो गया जितना लेना था। उसके बाद रविशंकर मुझे अपने घर ले गए, और असली प्रॉब्लम तो उसके बाद से स्टार्ट हुई। पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, मुझे जहाँ लग रहा था, मैं खुश थी ये सोच के कि अब मुझे बच्चा हो गया है, और वो भी बेटा हो गया है, लड़का। तो लोग बोलते हैं ना कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए, तो मैंने कहा लड़का हो गया है तो शायद अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, अब मेरी लाइफ अच्छे से बीतेगी, मुझे खाना भी मिल जाएगा, मेरे को शांति से जीने देंगे खुशी खुशी। और जो लोग दुनिया के लोग ताना देते थे ना, तुम्हें बच्चा नहीं है, छोड़ दो, अभी उनका मुंह वही बंद हो जाएगा। यही सब सोच करके मैं ससुराल चली गई। वहाँ पे एक नई मुसीबत, एक नया तांडव मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक बहू के और उसके बच्चे की आने की खुशी थी ही नहीं, घर में मातम छाया था, रोज लड़ाई रोज लड़ाई। रविशंकर की बात बोल दूँ, वो सामान भी लेके आते थे भाई, उनको ये नहीं पता कि मेरा खुद का बच्चा पैदा हुआ है तो उसको जस्ट बेबी केयर के सामान की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। उन्हें ये पता था कि भाई के बड़े बड़े बच्चे हैं और भाई की साली के बच्चे हैं, तो उनको सामान चाहिए होता है कैंटीन का। तो जब मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं और किसी को तो कुछ बोल ही नहीं सकती। पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं जो है आज नहीं कल बदलेगा, फिर मैंने एक बच्चा करके उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे को कभी भी बाप का प्यार नहीं मिला, ज़्यादातर मेरा बच्चा मेरे मायके रैवली में ही रहा है। जब तक मैं उसे दूध पिलाती थी तब तक ठीक था, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, उसकी ज़रूरतें एक माँ से नहीं पूरी होती थी। इस चीज़ के लिए हम मेरे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए पंचायत होने लगी।
8.5 महीने का मेरा बच्चा था जो है वो भूखा था, और मेरे को डबल निमोनिया हो गया था। तो मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि तुम बच्चे को दूध मत पिलाना क्योंकि तुम्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। मैंने कहा फिर? तो बोले कि आप पाउडर का दूध पिलाइए बच्चे को, या तो फिर आप जो है गाय का दूध ले लीजिए या भैंस का दूध ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में भैंस है, मैं उसका दूध पिला दूँगी। मेरे घर में, मेरे ससुराल में भैंस थी, दूध बेचा जाता था दूध वाले को। जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और बच्चे को जो है दूध चाहिए। मैंने पहले सास से बोला, सास ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे क्योंकि मैं दूध बेचती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बेचती हैं तो आप वो पैसा मुझसे ले लीजिए, आप जितना 1 लीटर मेरे को दूध देंगी, आपका जो महीने का बनता है आप वो कर लीजिएगा, अगर नहीं आपको होता है। और एक ही घर में अगर मुझे दूध खरीदना पड़े तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि फिर भी वो पैसा अगर तुम 1500 मुझे दूध का दोगी भी महीने का, तो वो भी तो मेरे बेटे का ही होगा, तो पैसा तो मेरा ही हुआ ना, तो हम तुमको दूध नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने पति से बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और बच्चा भूखा है और मैं दूध उसको नहीं पिला सकती हूँ, तो आप वो करो। क्योंकि मेरे को भी उस टाइम में जब डॉक्टर ने दवा दे दी तो मुझे भी हो नहीं रहा था कि मैं अपने बच्चे को पिला देती। मेरे हस्बैंड ने पहले तो सुना ही नहीं, फिर मैंने कहा ये ऐसे नहीं करेंगे, घर से दूध नहीं दिला रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है, आप 500 रुपये लो और जा करके लैक्टोजन का डिब्बा ले आओ। उस टाइम में 180 रुपये का एक डिब्बा आता था, 2009 के टाइम पे। मेरे हस्बैंड घर से निकले, बाइक थी उनके पास, मेरे ससुर को लिए पर्वत खेड़ा से लालगंज का जो है मुश्किल से 8-8.5-9 किलोमीटर दूर होगा, और वहाँ से कम 50-60 किलोमीटर रैवली, पर्वत खेड़ा से रैवली दूर होगा। मेरे पतिदेव, फौजी पतिदेव, सीधे चले गए लालगंज, लालगंज से सीधे चले गए रैवली। वहाँ से मेरे पापा को बुला करके लेके आए कि भाई बच्चे के लिए दूध मांग रही है। मतलब एक फौजी पिता सिर्फ अपने ससुराल में शिकायत करने इसलिए चला गया कि उसकी बीवी ने उस अपने बच्चे के लिए दूध का डिब्बा मंगा लिया 180 रुपए का। मेरे पापा को वहाँ रैवली से लेकर के आए कि नहीं तुम भाई चलो। पहले घर पे जा करके झगड़ा किया मेरे ससुर ने, मेरे पति रविशंकर ने। उसके बाद जो है ससुराल में लेके आए, मेरे पापा को बेइज्जत किया। प्रधान को बुलाया गया, बाकायदे बातें हुई, प्रधान ने फैसला लिया कि भाई रविशंकर की जिम्मेदारी है, तो रविशंकर दूध ला के देंगे। तो राम प्रकाश नाम के एक उनके मित्र हैं, तो उनके यहाँ से दूध आया जब तक मैं थी। पर धीमे धीमे मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि नहीं, अभी जो चीज़ हो रहा था ना वो मेरे साथ गलत था, और वही चीज़ें अब मेरे बच्चे के साथ भी स्टार्ट हो गई। इन सब चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शुरू से लेके ये जो 2009 तक का टाइम था, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, मेरी जिठानी। सरकारी नौकरी वाली की बीबी होने के बावजूद मुझे उस घर में वो इज्जत नहीं मिल रही थी, वो सम्मान नहीं मिल रहा था, मेरे बच्चे को वो प्यार नहीं मिल रहा था जो मेरी जिठानी के बच्चों को मिल रहा था, जबकि उनका पति 1 रुपया नहीं देता था। पर उनके, मेरी जिठानी सुनीता देवी के सिर पे मेरे पति का हाथ था, उनके पीछे, कि भाभी को कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो 3 महीने मैं ससुराल में रहती भी थी ना, तो हस्बैंड को मैं बहुत बोलूं, पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे ससुराल में लाइट नहीं थी। गर्मी में गर्मी लगती है इसलिए रविशंकर कमरे में नहीं लेटते थे, ठंडी में ठंडी लगती है इसलिए रविशंकर कमरे में नहीं लेटते थे, क्योंकि मेरी जिठानी को नहीं पसंद था कि रवि और सानू एक साथ रहे। वो होता है ना सौतन सौतन वाला, वो चीज़ हो रही थी मेरे यहाँ, कि मेरे यहाँ अगर जिठानी बोल देंगी ये चीज़ नहीं करो तो वो चीज़ नहीं करेंगे। तो जब मैं बच्चे को लेकर के भी आई थी ना, तो मेरी जिठानी ने मुझसे बोला था कि ये बोल के लड़ाई की थी कि एक बेटा तो तुमको हो गया है, दोबारा तुमको कभी बच्चे नहीं होंगे, कभी भी बच्चे नहीं होंगे। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तुम ट्रीटमेंट करवा लो, डॉक्टर के पास जाओ, पर तुम्हें कभी भी दोबारा बच्चा नहीं होगा।
शादी के आज मेरे 18 साल कंप्लीट हो गए, 19वां साल चल रहा है। हाँ, और ये बात सच हुई है। कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होगा, ये मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। बाय। और कमेंट में ज़रूर बता के जाया करिए, वो अच्छा लगता है।